हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2023 रिलीज्ड रियल स्टोरी बेस्ड क्राइम थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है अ रोज फॉर हर ग्रेव, द रैंडी रॉथ स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सिंडी नाम के मिडिल एज्ड वुमन को दिखाते हुए जिसने रिसेंटली अपने हस्बैंड को खोया था। अपने 5 साल के बेटे टाइसन को लेकर लाइफ के एक बहुत ही डिफिकल्ट पैच से गुजर रही थी वो। ऐसे में सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड लोरी थी जो उसके साथ थी। उनके हर प्रॉब्लम में ढाल की तरह खड़ी थी वो उनके आगे। लोरी की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, सिंडी और टाइसन ही उसका सब कुछ था। तो सिंडी ने ही उससे रिक्वेस्ट किया था उसके घर में शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ऑनेस्टली सिंडी को उसकी ज़रूरत थी। उसके बिना बिल्कुल बिखर जाती वो। इतने बड़े लॉस के बाद खुद को संभाल पाना, ऊपर से एक छोटे से बच्चे का टेक केयर करना, ये कोई छोटी बात तो नहीं थी ना। थैंकफुली उसके लेट हस्बैंड टॉम एक काफ़ी वेल्दी पर्सन थे, तो उनके जाने के बाद सिंडी को कभी फिनेंशियली स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। उसका एक छोटा सा स्नैक काउंटर था जो वो अपने शौक से चलाती थी। पैसों की ज़रूरत नहीं थी उसे, ज़रूरत थी तो बस मेंटल सपोर्ट की, जो उसे लोरी से बेहतर किसी और से मिल नहीं सकती थी। सिर्फ उसी के वजह से तो डिप्रेशन से निकल पाई थी सिंडी। और टाइसन को भी एक ऑलमोस्ट नॉर्मल चाइल्डहुड मिला था। सिंडी से ज़्यादा तो लोरी टेक केयर करती थी उसकी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तो ऐसे ही देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं सिंडी अभी पहले से काफ़ी बेहतर है। लोरी की मदद से लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है वो। हाँ, अभी भी वो रोज टॉम को मिस करती है, लेकिन साथ ही साथ सच्चाई को भी एक्सेप्ट कर लिया है उसने। ऐसे में एक दिन अपने स्नैक काउंटर में उसके साथ एक बेहद अजीब हादसा होता है। एक आदमी से मुलाकात होती है उसकी, रैंडी रॉथ नाम से, जो आया तो था उससे हॉट डॉग खरीदने, लेकिन बीच में अचानक ही उसका बेटा ग्रेग आकर सिंडी से पूछता है कि क्या वो उसके डैड के साथ डेट पर जाना चाहेगी। अब सिंडी तो पहले बात को मजाक में ही उड़ा देती है, लेकिन जब रैंडी खुद जाते जाते उसे अपना नंबर दे जाता है और इस बारे में सोचने के लिए कहता है, सिंडी लिटरली ब्लश करने लगती है। सालों बाद उसे किसी ने ऐसे अप्रोच किया था, वो भी एक इतने हैंडसम बंदे ने। उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। तो उसी रात घर जाने के बाद काफी देर तक सोचती रहती है सिंडी, एंड फाइनली कॉल कर ही देती है रैंडी को। ढेर सारे बातें करती है और ये सिलसिला अगले कई दिनों तक जारी रहता है, जिससे धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदलने लगता है। कुछ ही महीनों के अंदर दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। उससे मिलके बात करके सिंडी तो लिटरली हैरान हो चुकी थी कि आखिर एक इंसान इतना केयरिंग और इतना अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है। हर दिन उसके प्यार में पड़ रही थी सिंडी, स्पेशली जब उसे पता चलता है कि रैंडी भी उसी की तरह लोनली है। 2 साल पहले अपनी पत्नी जेनिस को खोया है उसने, और तब से अकेले ही अपने बेटे ग्रेग की परवरिश कर रहा है। तब तो सिंडी और ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाती है उसके साथ। कहीं ना कहीं उसे यकीन आने लगा था कि उसके और उसके बेटे के लाइफ में जो एम्प्टी स्पेस है उसे सिर्फ रैंडी ही भर सकता है। एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे पिता होने की हुनर है उसमें। तो वो अपनी मन की बातें लोरी से शेयर करती है, क्योंकि उसका ओपिनियन भी सिंडी के लिए मैटर करता था। लोरी को भी इनिशियली सब कुछ ठीक ही लगता है, जिससे वो भी इस रिश्ते को अप्रूव कर देती है। मगर ठीक इसके बाद ही रैंडी के बारे में कुछ बहुत ही वियर्ड चीजें नोटिस करती है लोरी। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन एक गेट टुगेदर में रैंडी ने अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन और उसके पत्नी मेगन और उनकी बेटी टैना को भी इनवाइट किया था। सभी एंजॉय कर रहे थे, मगर लोरी अचानक ही देखती है कि टैना रैंडी के कुछ ज्यादा ही करीब खड़ी है, ऑलमोस्ट चिपक के। और रैंडी भी बातों बातों में उसे इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है। अब भले रैंडी सबसे यही कहता था कि टैना उसकी सेकंड चाइल्ड है, लेकिन ये बर्ताव बिल्कुल भी फादरली नहीं था। न जाने कोई और ये सब नोटिस क्यों नहीं कर रहा था। ऊपर से उसी दिन मेगन से लोरी को पता चलता है कि रैंडी टैना को वेट लॉस करने के लिए इनकरेज कर रहा है। एक डील किया है उसने टैना के साथ कि वो जितनी पाउंड वेट लॉस करेगी रैंडी उसे पर पाउंड के हिसाब से $100 देगा। लोरी को तो बहुत अजीब लगता है ये सब। ऊपर से जब वो घर के अंदर जाती है गंदे डिशेस रखने, उसे वहाँ रैंडी के आर्मी यूनिफॉर्म और बैजेस दिखते हैं। रैंडी कहता है कि वो कई साल एक्टिव ड्यूटी में था, कई सारे बैटल्स लड़े हैं उसने, कई सारे भयानक एक्सपीरियंसेस का सामना भी किया है, और इसीलिए ही उसे अपने लाइफ में डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करना इतना पसंद है। वो अपने बेटे को भी यही सिखाता है। बातों बातों में लोरी उससे उसके एक्स वाइफ के बारे में भी पूछती है, जिसका नाम जेनिस था। रैंडी बताता है उसे माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत शौक था, और एक बार ऐसे ही एक क्लाइंबिंग के दौरान उसके पैर फिसला, जिससे गिरकर वहीं पर उसकी मौत हो गई। अब ये हादसा काफी हॉरिबल था। लोरी तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। सरप्राइजिंगली रैंडी के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था,
बहुत ही कैजुअली सब कुछ बता रहा था वो, जैसे उसे कोई दुख ही नहीं है। ये बात लोरी को बहुत खटकती है और उसी दिन घर लौटकर वो सिंडी से कहती भी है कि ये सब नॉर्मल नहीं है, मगर सिंडी कुछ समझती ही नहीं। रैंडी के प्यार में पागल हो चुकी थी वो, और रैंडी ने उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था, जिस पर उसने ऑलरेडी हाँ भी कर दिया था। तो इसके बाद लोरी और कुछ नहीं कहती, मन ही मन बस यही प्रे करने लगती है कि वो जो सोच रही है वो गलत साबित हो। मगर ऐसा होता नहीं, उल्टा रैंडी को लेकर उसके थॉट्स दिन ब दिन बदतर होने लगते हैं। शादी के तुरंत बाद ही जब वो और ग्रेग उनके घर में आते हैं तो लोरी जितना हो सके उन्हें वेलकम करने की कोशिश करती है, मगर रैंडी तो उसे इंक्लूड ही नहीं कर रहा था, एज इफ वो वहाँ है ही नहीं। और जब लोरी ग्रेग से अलग से बात करने जाती है, उससे पूछती है कि सिंडी एज इज न्यू मॉम उसे कैसे लग रही है। इसके जवाब में एक बहुत ही अजीब रिप्लाई देता है ग्रेग। कहता है उसके सभी न्यू मॉम्स हमेशा अच्छे ही होते हैं। भला इसका क्या मतलब? लोरी जब बस यही समझने की कोशिश कर ही रही थी, ठीक तभी वहाँ रैंडी आ जाता है और ग्रेग को भगा देता है। साथ में लोरी को इंटरेक्टली अपना घर ढूंढने के लिए भी कहता है वो। लेकिन लोरी इतनी जल्दी अपने दोस्त को एक अननोन पर्सन के साथ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए इस बात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। आफ्टरऑल ये घर सिंडी का है, रैंडी का नहीं। उसी रात एक और हादसा होता है। लोरी जब सो रही थी तो अचानक ही एक चीखने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है, जो सिंडी के कमरे से आ रही थी। और जब वो वहां चेक करने जाती है तो देखती है एक ऐसा नजारा जिससे उसका तो होश ही उड़ जाता है। वो देखती है सिंडी के ऊपर बैठ के उसका गला दबा रहा है रैंडी। ये सब देखकर तो लिटरली चौंक उठती है लोरी। धक्का मारकर रैंडी को हटा देती है और सिंडी को लेकर कमरे से जाने लगती है, मगर सिंडी जाती ही नहीं। वो उल्टा लोरी को ही बाहर निकाल के दरवाजा लॉक कर देती है और नेक्स्ट डे उससे कहती है कि रैंडी को पीटीएसडी है। बैटलफील्ड में जो कुछ भी उसे झेलना पड़ा था उसका असर अभी तक उसके जहन से गया नहीं, लेकिन वो अपने इलाज करवा रहा है। होपफुली बहुत जल्द सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। सिंडी इतना फर्मली सब कुछ बता रही थी जैसे लोरी समझ जाती है कि सिंडी नहीं चाहती कोई और उसके हस्बैंड के मामले में इंटरफेयर करे, तो वो भी अपना मुंह बंधे रखती है। बहुत जल्द वो दोनों हनीमून पे जाने वाले थे, तो उसी की तैयारी में हाथ बटाने लगती है लोरी। इस दौरान एक और कांड होता है। सफाई के वक्त लोरी नोटिस करती है ग्रेग ने अपना बिस्तर गीला कर दिया है, लेकिन वो अपने डैड से इतना डरता है कि किसी से कुछ कह भी नहीं पाया बेचारा। उसकी जगह लोरी से बात करना ज्यादा आसान लगा उसे। अब ऐसा क्यों है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका था लोरी को। उसने देखा है रैंडी उससे कैसा बर्ताव करता है, कितना चिल्लाता है उस पर और कितना स्ट्रिक्ट है वो उस छोटे से बच्चे के साथ। उधर डैना भी फिर से एक बार उनके साथ आकर रहने लगी थी और फिर से एक बार रैंडी उसे कुछ ज्यादा ही भाव देने लगा था। इनफैक्ट वो तो उसे ग्रेग और टाइसन को बेबीसिट करने के लिए भी कहता है उनके एब्सेंस में, जो कि कम्प्लीटली अननेसेसरी था। लोरी आराम से उन्हें संभाल सकती थी। पता नहीं रैंडी इस लड़की को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा था और सिंडी कुछ कह क्यों नहीं रही थी। लोरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसी रात पैकिंग के दौरान वो सिंडी को फिर से एक बार डैना के बारे में वार्न करने की कोशिश करती है, मगर सिंडी को कुछ सुनना ही नहीं था। तो लोरी भी टॉपिक को बदल देती है। बात आती है सिंडी और रैंडी के इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में, जिसमें सिंडी बताती है कि वो रैंडी से सेटिस्फाइड नहीं है। वो बाहर से जितना फिट दिखता है उतना है नहीं। अब लोरी इस पर कोई टॉन्ट नहीं मारती, सिर्फ इतना कहती है कि हनीमून पे उन्हें प्राइवेसी मिलेगी तो उनका रिश्ता भी जरूर बेहतर होगा। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच एक बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन था, मगर उन्हें पता नहीं चलता कि रैंडी दीवार के उस पार से सब कुछ सुन रहा है और उसके हाथ में सिंडी की डायरी भी है। वही डायरी जिसे उसने आज तक किसी को पढ़ने नहीं दिया, वो रैंडी पढ़ रहा है, वो भी चोरी छुपे। भले ही हनीमून पे जाके फर्स्ट नाइट ही सिंडी को इस बात की भनक लग जाती है, क्योंकि रैंडी उनके इंटीमेट मोमेंट्स में उसी की पोएट्री दोहरा रहा था। वही वर्ड्स, वही लाइंस, सेम टू सेम। ये चीज बहुत खराब लगती है सिंडी को, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती, सिंपली बिकॉज वो रैंडी को नाराज करना नहीं चाहती थी। उधर घर में लोरी नोटिस करती है डैना वॉमिट कर रही है, वो भी फोर्सफुली। उसे समझने में देर नहीं लगती कि इस बच्ची को ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसे रैंडी और ज्यादा इनकरेज कर रहा है। उसे वेट लॉस के लिए काइंड ऑफ फोर्स कर रहा है वो। अब ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस तो था नहीं। तो लोरी डैना को वार्न करने की कोशिश करती है, मगर डैना उल्टा उसे ही 4 बातें सुना देती है। क्लियरली रैंडी ने बहुत ही अच्छे से ब्रेन वॉश कर रखा था उसका। फिर अगले दिन जब लोरी गैराज में कुछ ढूंढ नहीं रही थी, तो एक बेहद अजीब चीज हाथ लगती है उसकी, जैनिस रॉथ की एशेस, जिसे रैंडी ने एक पैकेट में भर के रख दिया था। भला ये कोई चीज है ऐसे रखने की?
सैंडी के घर में लौटते ही लोरी इस बात की जिक्र करती है उससे। उसे लगा था सिंडी समझ पाएगी उसका पॉइंट ऑफ व्यू, मगर वो तो उल्टा नाराज हो जाती है। उसे लग रहा था लोरी कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रही है उसके मामले में। उसे रैंडी पसंद नहीं है, इसीलिए ढूंढ ढूंढ कर खामियां निकाल रही है उसके बारे में, उसे नीचा दिखाने के लिए। इस सबसे सिंडी इतना नाराज हो जाती है कि लोरी को उसके मुंह पर ही कह देती है कि उसे अब अपना घर ढूंढ लेना चाहिए। यहाँ रहकर वो बार बार उनकी प्राइवेसी इंटरप्ट नहीं कर सकती। और आखिर उसे आदमियों के बारे में पता ही क्या है, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ना उसने कभी शादी करी, वो तो अभी भी उसी के घर में रह रही है। अब भले ही ये बातें सिंडी ने गुस्से में कहा था, लेकिन लोरी के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग थी, तो वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अपने लिए घर ढूंढ लेती है। लेकिन सिंडी से झगड़ा नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ पा रही थी कि सिंडी ने दूसरी बार अपने लाइफ को स्टार्ट किया है, वो तो चाहेगी ही ना इस लाइफ को मेंटेन करना। तो और उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करती लोरी, चुपचाप वहां से उसके जिंदगी से अलग हो जाती है। अगर इससे सिंडी को खुशियां मिले, शांति मिले तो वही सही, मगर उसने यही उम्मीद करी थी कि सिंडी एटलीस्ट रेगुलर कांटेक्ट में रहेगी, वीकली एक बार एटलीस्ट उनकी मुलाकात होगी, मगर ऐसा होता नहीं। उसके जाते ही सिंडी जैसे और ज्यादा बिजी हो जाती है, कोई कांटेक्ट नहीं रखती वो लोरी के साथ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लोरी भी धीरे धीरे अपने नए लाइफ में यूज्ड होने लगी थी। ऐसे में एक दिन सुबह अचानक ही उसे सिंडी का कॉल आता है, जो उसे इमीडिएटली अपने घर बुलाती है। साथ में और भी बहुत कुछ कह रही थी वो, लेकिन रोने के कारण उसकी एक भी बातें लोरी समझ नहीं पाती। मगर जब वो सिंडी के घर पहुंचती है, तब उसे सिंडी बिल्कुल नॉर्मल दिखती है। कहती है उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसने लोरी को बुलाई। अब हालांकि गाड़ी सच में स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी सिंडी के कॉल की? शायद नहीं, उसका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा था। क्लियरली बहुत ही अपसेट दिख रही थी वो, फोर्सफुली सब कुछ नॉर्मल दिखा रही थी। और लोरी जब उसे वीकेंड पर अपने घर इनवाइट करती है, तब तो उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। बहुत ही हेल्पलेसली स्माइल करने लगती है वो, जैसे बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रही है। लोरी तो उससे कुछ पूछ नहीं पाती, क्योंकि उसे पता था सिंडी उससे कुछ कहेगी नहीं, मगर मन ही मन उसे समझ आ रहा था कि सिंडी ठीक नहीं है, खुश नहीं है वो। और उसका यह गैस कितना सही है, उसका सबूत भी हमें अगले ही दिन मिल जाता है, जब हम रैंडी को देखते हैं सिंडी पर चिल्लाते हुए। उसे उसके हर एक चीज को लेकर प्रॉब्लम थी, उसके घर से बाहर निकलने से, उसके कुछ भी मनपसंद खरीदने से, पिंक कलर की ड्रेस खरीदने से, इवन अपने हेयर को ब्लीच करने के लिए भी रैंडी की परमिशन चाहिए थी उसे। क्लियरली डैना की तरह सिंडी को भी वेट लॉस करने के लिए फोर्स कर रहा था रैंडी, उसे बॉडी शेम कर रहा था और बार बार उसे यही एहसास दिला रहा था कि वो उसका हस्बैंड है, तो उसके परमिशन के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकती। भला एक ऐसे जिंदगी में कोई कैसे खुश रह पाता? शायद इसीलिए रैंडी को लोरी के प्रेजेंस से प्रॉब्लम थी पहले, क्योंकि उसके रहते वो सिंडी को कंट्रोल जो नहीं कर पा रहा था, उस पर चिल्ला जो नहीं पा रहा था। और सिंडी ने अपने अनजाने में ही रैंडी का रास्ता साफ कर दिया। अब उसकी जिंदगी तो नरक बन ही चुकी है, साथ में टायसन को भी उसने नरक में धकेल दिया है। बेचारे को अपने ही घर में कैदियों की तरह रहना पड़ता है, उसे भी कुछ भी अपनी मर्जी से करने की अनुमति नहीं है, जैसे ही ग्रेग को नहीं थी। सिंडी को फाइनली रैंडी का असली रूप नजर आने लगा था, समझ आने लगा था कि लोरी उसे क्यों बार बार वार्न करती थी, क्यों बार बार ये कहते रहती थी कि रैंडी उसके लिए ठीक नहीं है। फाइनली उसे अपने गलती का एहसास होने लगा था, और शायद इसीलिए उसने उस दिन लोरी को कॉल किया था, सच्चाई बताने के लिए, मे बी मदद मांगने के लिए। लेकिन आखिर में और उससे हिम्मत नहीं हुई, रैंडी के खिलाफ जाने के डर से ही पीछे हट गई बेचारी। सब कुछ फिर से एक बार अपने अंदर ही छुपा लिया था उसने, और फिर से एक बार उसके इन पलों की सोल विटनेस बन गई थी उसकी डायरी। इतना कुछ सहकर भी कहीं ना कहीं लोरी के दिल में तब भी उम्मीद बची थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए जब एक दिन रैंडी ने आकर उससे कहा कि इस वीकेंड पर वो लोग कैंपिंग पर जाएंगे, सिंडी ने मना नहीं किया। जब रैंडी ने उसे मना किया लोरी के साथ कोई भी कांटेक्ट रखने से, तब भी कुछ नहीं कहा सिंडी ने, सिर्फ और सिर्फ अपने इस रिश्ते को ठीक रखने के लिए। मगर इसका नतीजा क्या हुआ? एक दिन अचानक ही लोरी को सिंडी की मौत की खबर मिली। पता चला कैंपिंग के वक्त किसी लेक में गिरकर उसकी मौत हो गई। अब इस खबर को सुन के इनिशियली तो लोरी कंप्लीटली शॉक में चली गई थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फाइनली उसने हिम्मत जुटाई और रैंडी से बात करने उसके घर जा पहुंची। सरप्राइजिंगली इस बार भी उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, बहुत ही नॉर्मली सब कुछ एक्सप्लेन करता है वो। और जब लोरी कहती है कि वो उस पर यकीन नहीं करती, तब उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है रैंडी, टायसन से मिलने भी नहीं देता।
अगले कई दिनों तक एक ट्रांस में बीतता है लोरी का। हर रात बस एक ही सपना आता है कि सैंडी उससे मदद की पुकार लगा रही है, उसे टाइसन का ख्याल रखने के लिए कह रही है। एक पल के लिए भी चैन की नींद नसीब नहीं होती लोरी को। ऐसे में एक रात अचानक ही उसे अपने घर के बाहर एक गाड़ी रुकते हुए दिखती है। लोरी डर जाती है, कहीं ये रैंडी तो नहीं। तो वो एक टॉर्च और एक रेंच उठा लेती है और उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। फॉर्चुनेटली उसमें एक लड़की थी जो अपना नाम डॉना क्लिफ्ट बताती है। पता चलता है वो रैंडी की एक्स वाइफ है और उसे भी कभी रैंडी ने जान से मारने की कोशिश करी थी। इसके बाद डॉना जो कुछ भी बताती है उसे सुनकर लोरी तो लिटरली चौंक उठती है। साथ में उसे ये भी समझ आ जाता है कि रैंडी एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है उसके साथ। सिंडी की ही तरह डॉना को भी एक्जैक्टली उसी तरह अप्रोच किया था उसने, ग्रेग के जरिए। तब उसे भी लगा था रैंडी से ज्यादा चार्मिंग और केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बंदा उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। मगर शादी के तुरंत बाद ही रैंडी का बर्ताव बदलने लगा था और एक दिन घूमने जाने का बहाना बनाकर रैंडी ने उसे राफ्टिंग पे ले गया और वहीं पर पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करी। थैंकफुली डॉना के पेरेंट्स भी वहीं थे, तो उनके अचानक आ जाने से वो जान से तो बच गई, लेकिन किसी ने उसके बातों पर यकीन नहीं किया। रैंडी ने सबको ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा था कि किसी को भी उसका असली रूप समझ ही नहीं आया। अकेले डॉना कुछ कर भी नहीं पाई। मगर रिसेंटली जब उसे सिंडी के बारे में पता चला तो वो और चुप नहीं रह पाई। उसने लोरी के बारे में पता किया और रात के अंधेरे में चोरी छुपे उससे मिलने चली आई। उसे पता है रैंडी इसके बाद भी और भी गैर लड़कियों को अपना शिकार बनाएगा। उसे रोकना जरूरी है, लेकिन डॉना के अंदर उसका सामना करने की हिम्मत शायद नहीं है। वो बस पीछे रहकर ही लोरी का साथ दे सकती है। जो करना होगा लोरी को ही करना होगा। अब ये तो लोरी भी जानती थी, ऑलरेडी अपने बेस्ट फ्रेंड को खो चुकी है वो, उसके बेटे को खो नहीं सकती। स्पेशली जब उसे पता चल चुका है कि उसका शक गलत नहीं है, रैंडी ने ही मारा है सिंडी को। तो वो अगले दिन ही पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है और डिटेक्टिव पीटर से सब कुछ शेयर करती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सिंडी के लाश को एग्जामिन करके डॉक्टर्स ने भी उसके मौत को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया था और हमले का कोई सबूत भी नहीं था। तो पुलिस यहाँ कर ही क्या सकती थी। मजबूरन लोरी उन्हें जानिस के बारे में बताती है और उसके केस को रीओपन करने के लिए कहती है। मे बी दोनों केसेस को मिला के उन्हें कोई सुराग मिल जाए। 3-4 केसेस एक ही तरह कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। लोरी को कुछ भी करके टाइसन को उस घर से निकालना था, जिसके जवाब में डिटेक्टिव पीटर्स बताती है कि हालांकि किसी भी पेरेंट के डेथ के बाद उनका बच्चा सर्वाइविंग पेरेंट के पास ही रहता है, यही रूल है। लेकिन रैंडी और सिंडी की शादी हाल ही में हुई थी, तो ऐसे सिचुएशन में अगर सिंडी ने पहले से कोई विल बनाकर रखी हो और वहां पर टाइसन के गार्जियन के तौर पर किसी और का नाम लिखा हो, सिर्फ तभी कुछ हो सकता है। इसे सुनकर लोरी को अचानक ही याद आता है ऐसा ही एक विल तो सिंडी और उसके जॉइंट डिपॉजिट बॉक्स में है। तो वो उसी दिन बैंक जाकर चेक करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉक्स कंप्लीटली खाली मिलता है उसे, कुछ भी नहीं था वहां और लास्ट एंट्री था रैंडी का, मतलब विल उसी के पास है। लोरी और देर नहीं करती, उसी दिन उसके घर जा पहुंचती है और देखती है रैंडी ने ऑलरेडी घर से सिंडी के सारी चीजें बाहर निकाल फेंका है। गार्बेज की तरह धूल मिट्टी में पड़ा है सब कुछ। उधर एज एक्सपेक्टेड उसे देखकर रैंडी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ऊपर से जब वो उस विल के बारे में पूछती है तब तो और नाराज हो जाता है रैंडी। लेकिन लोरी डरती नहीं, उसके मुंह पर कह देती है कि अब वो अकेली नहीं है। उसे पता है रैंडी ने इससे पहले भी किसी को मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए सजा उसे जरूर मिलेगी। अब इसे सुनकर रैंडी उस वक्त तो कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन मन ही मन वो जरूर कुछ गैस कर चुका था, क्योंकि ठीक इसके बाद ही लोरी को घर से निकल जाने के लिए कह देता है वो। और इसके कुछ दिन बाद ही डॉना को अपने गाड़ी के इंजन में अपने बिल्ली की लाश मिलती है। मतलब उसे डराने के लिए एक निर्दोष प्राणी को मार डाला था रैंडी ने। इधर उसी दिन उस घर से निकलते वक्त लोरी नोटिस करती है कि रैंडी ने ऑलरेडी सिंडी के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे निकालने का इंतजाम कर लिया है, जहां बेनिफैक्टर का नाम तो टाइसन का है, लेकिन वो अभी तक अडल्ट नहीं हुआ, इसलिए इनडायरेक्टली रैंडी को ही सारा पैसा मिलने वाला था। शायद इसीलिए लोरी जब टाइसन को ले जाने की बात करती है रैंडी भड़क जाता है, ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे टाइसन उसका अपना बच्चा है, न जाने उससे कितना प्यार करता है वो, जबकि यहाँ सारा खेल तो पैसों का था, जिसमें बेचारा टाइसन बलि का बकरा बन चुका था। अपने माँ को खोया था उसने, लेकिन शोक मनाने का मौका भी नहीं दिया जाता उस बच्चे को। ग्रेग की ही तरह वो भी रैंडी के लिए बस पैसे कमाने का एक जरिया था। रैंडी उन्हें डिसिप्लिन सिखाने के बहाने उनसे घर का सारा काम करवाता था, क्लीनिंग, डस्टिंग, इवन खाने के बाद डिशेस भी वॉश करने पड़ते थे उन्हें। और थोड़ा सा भी लेट हुआ तो रैंडी फिर से उनसे पूरा किचन साफ करवाता था,
क्या वो बच्चा ये सब डिजर्व करते थे? नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ये सब सहना पड़ रहा था। थैंकफुली ठीक इसी पॉइंट पे डिटेक्टिव पीटर्स को जैनिस के केस के बारे में एक ब्रेक थ्रू मिलता है। वो उस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटर से जाके मिलती है, जो बताते हैं कि उसके पास कोई एविडेंस तो नहीं, लेकिन उसे भी लगता है कि जेनिस की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। रैंडी उसे शुरू से ही फिशी लगता था और उसने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी काफी कंफ्यूजिंग था। हर बार अलग अलग जवाब दे रहा था वो। उसके बातों से डिटेक्टिव पीटर्स का शक यकीन में बदल जाता है कि रैंडी सच में गुनहगार है, बस अभी तक साबित नहीं हुआ। ऐसे में लोरी का डर न जायज है, वो आदमी सच में राक्षस है। तो वो उसी दिन से सिंडी के विल को लोकेट करने में लग जाती है। उनका लास्ट रिजॉर्ट था रजिस्टर्स ऑफिस। सिंडी ने जरूर कभी ना कभी अपना विल वहां सबमिट की होगी, तो उन्हें उसकी कॉपी जरूर मिल जाएगी। लेकिन इससे उस हैवान को सजा नहीं मिलने वाली थी। उसे अरेस्ट करने के लिए उन्हें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बढ़कर कुछ और चाहिए था। अब डिटेक्टिव तो अपने तरीके से कोशिश कर ही रही थी, लेकिन इधर लोरी भी चुप नहीं बैठती। वो जॉन और मेगन से मिलने जाने की सोचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि वो लोग अंधे नहीं हैं। रैंडी और डैना के बीच का जो अबनॉर्मल रिश्ता उसे इतने दिनों से परेशान कर रहा था, वो जरूर उन्होंने भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी सफर कर रहे होंगे। थैंकफुली उसका ये शक सच साबित हो रहा है। पता चलता है डैना परमानेंटली अपना घर छोड़कर जा चुकी है, रैंडी के साथ रहने लगी है वो, जो ऑब्वियसली ना जॉन को पसंद था ना मेगन को, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए और ना ही रैंडी से कुछ कह पाई, ये जानते हुए भी कि उसी ने उसको ललचाया होगा। तो जब लोरी उसे सब कुछ शेयर करती है, मेगन चुप नहीं रहती। उसे भी रैंडी से बदला लेना था। वो बताती है जैनिस डॉनर और सिंडी के अलावा भी एक और लड़की को उसे इंट्रोड्यूस किया था रैंडी ने, और उसका नाम था मैरी जो फिलिप्स। वो भी बिल्कुल बाकियों की तरह ही थी, प्रिटी, ब्लॉन्ड, डिवोर्सी, सिंगल मॉम और लोनली। मगर पता नहीं क्यों उसके साथ रैंडी का ब्रेकअप हो गया था कुछ दिनों के अंदर ही। पर क्यों, कैसे, वो लड़की कैसे बच गई? इसी का जवाब जानना था लोरी को। इसीलिए वो मेगन से उसका एड्रेस पता करके अगले दिन ही वहां जा पहुंचती है, और मेरे से बात करके उसे पता चलता है उसे भी ग्रेग ने ही अप्रोच किया था, जो बाकी सबकी तरह उसे भी बहुत क्यूट लगा था, और रैंडी भी बहुत टेक केयर करता था उसका। इतना कि उनका एंगेजमेंट होने के बाद से उसे अपने नाम का इंश्योरेंस करवाने के लिए फोर्स करता रहता था रैंडी। मगर जब उसका मेडिकल चेकअप हुआ, उसे पता चला कि उसे ओवेरियन कैंसर है, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। ठीक इसके एक महीने बाद ही रैंडी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। मैरी को लगा था कि शायद इसकी वजह कैंसर है, लेकिन लोरी समझ चुकी थी कि असली वजह इंश्योरेंस के पैसे है, क्योंकि रैंडी ये शादी इसीलिए करता था ताकि उन्हें मारकर उनका इंश्योरेंस मनी का लाभ उठा सके। नो इंश्योरेंस मतलब नो मनी, तो वो फालतू में इतना झमेला क्यों लेगा? फाइनली जब मैरी को भी सच्चाई का एहसास होता है, उसे शौक तो जरूर लगता है, लेकिन साथ ही साथ वो लोरी का साथ देने के लिए मान भी जाती है। उधर तब तक डिटेक्टिव पीटर्स ने भी एक बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली थी, सिंडी की विल। उसे रजिस्टर्स ऑफिस में उसकी कॉपी मिल चुकी थी, और उसमें क्लियरली यही लिखा था कि अगर सिंडी को कुछ हो जाए तो टायसन की कस्टडी लोरी को मिलेगी। साथ ही साथ जब तक वो 18 साल का ना हो जाए तब तक उसके बिहाफ पे सिंडी के सारे एसेट्स को मैनेज करने का हक सिर्फ लोरी को ही होगा, और इंश्योरेंस कंपेंसेशंस भी टायसन के अडल्ट होने तक एक ट्रस्ट में जमा किया जाएगा। मतलब इसमें उसके किसी भी फ्यूचर हस्बैंड को इंक्लूड किया नहीं था सिंडी ने, और इसीलिए ही रैंडी ने उस विल को छुपा दिया था। एक्चुअली सिंडी से शादी करने के तुरंत बाद ही उसने इंश्योरेंस में अपना नाम ऐड कर दिया था बेनिफैक्टर के तौर पर, तो उसे लगा था इसी से उसका काम चल जाएगा, जैसे उसने जेनिस के साथ किया था। लेकिन डिटेक्टिव पीटर्स जैसे ही सिंडी के इस विल को सबमिट करती है, तो रैंडी का सबमिट किया गया सारे पेपर्स को कैंसिल कर दिया जाता है, टायसन को उससे छीन लिया जाता है और रैंडी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन उसे लंबे समय तक जेल में रखने के लिए, उसे अल्टीमेट सजा देने के लिए अभी भी डिटेक्टिव पीटर्स को एक ठोस सबूत की जरूरत थी, जो उसे लगता है रैंडी के घर में ढूंढने से मिल सकता है। तो उसी दिन वो अपना पूरा टीम लेकर सारे घर को सर्च करती है, जिससे फाइनली उसके हाथ लगती है सिंडी की डायरी, और यही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है रैंडी के खिलाफ। उधर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि रैंडी असल में कभी कोई बैटल लड़ा ही नहीं था, बस एक क्लर्क था वो। किसी भी एक्टिविटी के बिना ही उसने कुछ साल बिताया था आर्मी में। अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जो कुछ भी कहा था उसने, वो सब झूठ था, मनगढ़ंत कहानियां थी। इनके कारण उसे कोई पीटीएसडी नहीं हुआ था, बल्कि एक के बाद एक खून करने की वजह से हुआ था।
दूसरी तरफ जेल में जब उसे इंटेरोगेट किया जाता है कि सिंडी से उसका रिश्ता कैसा था, वो सब कुछ बहुत ही रोमांटिकली डिस्क्राइब करता है, जैसे वो लोग हनीमून फेज में थे। मगर सच्चाई तो सिंडी के डायरी में छुपा हुआ था। कैसे रैंडी को उसके हर एक चीज से नफरत थी, उसके मेकअप, उसके हेयर, उसके फिंगर्स, उसके टोज, उसके कपड़े, इवन उसका फेवरेट कलर तक। रैंडी को कुछ भी पसंद नहीं था। रैंडी को उसका ड्रिंक करना पसंद नहीं था, उसके घर से निकलना पसंद नहीं था, इवन किसी से मिलना जुलना तक पसंद नहीं था उसे। क्लियरली उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी सिंडी, डरती थी उससे। और रैंडी कह रहा है कि वो लोग हनीमून फेज में थे। ये तो सरासर झूठ हुआ ना, और इस झूठ के पीछे कोई मोटिव भी जरूर होगा। आखिरकार अपने ही बातों के जाल में फंस चुका था रैंडी, जिससे वो और भाग नहीं पाया। उसे 50 साल की जेल हुई। उधर डैना को भी तब तक सच्चाई का एहसास हो चुका था। पता चलता है कि रैंडी ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उसे प्रॉमिस किया था कि एक बार उसकी शादी करने लायक उम्र हो जाए तो रैंडी उसी से शादी करेगा। इवन डैना को एक प्रॉमिस रिंग भी दिया था उसने। बाकी लड़कियों की तरह उसके मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गई थी डैना। लेकिन आखिरकार लोरी के समझाने से वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके पेरेंट्स ग्रेग को अडॉप्ट कर लेते हैं और टाइसन लौट आता है लोरी के पास, अपने सेकंड मॉम के पास। द एंड। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।